वेलकम बैक एवरीवन। जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए उसमें इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 70 तक। ठीक है, 20 प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए और यूपीट्रिपल पैट के लिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया? ट्रैकोमा जो कि एक आंखों की बीमारी है, सही समय पर इलाज न मिलने पर स्थायी रूप से अंधेपन का कारण बन सकती है। सेनेगल को, सेनेगल वो विश्व का 25वां देश है जिसको ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया WHO ने। भारत, पाकिस्तान, नेपाल ऑलरेडी ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित हैं WHO के द्वारा। देखिए, 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया। सेनेगल ट्रैकोमा उन्मूलन करने वाला विश्व का 25वां देश है। WHO द्वारा अब तक 25 देशों को ट्रैकोमा समाप्ति के लिए मान्यता दी गई है, जिनमें शामिल कुछ देश भारत भी है, म्यांमार भी है, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, घाना, मैक्सिको, सऊदी अरब, चीन और मैक्सिको, ये मोरक्को। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ट्रैकोमा किससे होता है? ट्रैकोमा एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, आंखों का एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ये भी याद रखिएगा। यह रोग स्वच्छता की कमी और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक फैलता है। ट्रैकोमा से अंधापन भी हो सकता है अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? वर्ष 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। सीधे सीधे याद रखिएगा। नंबर 53, 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने समग्र रूप से उच्चतम रैंक प्राप्त की है? इसका आंसर है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ने। देखिए, डेनमार्क अपनी मजबूत नीतियों और 2025 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के कारण लगातार वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में अग्रणी रहा है डेनमार्क। अभिकथन और कारण वाला ये सवाल है, अभिकथन और कारण। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक सही गलत होता है तो उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न तब होता है जब दोनों सही लग रहे हों और व्याख्या करता है या नहीं करता है उस पर। देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। ये पढ़कर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, व्याख्या तो कर नहीं रहा है। ठीक है, व्याख्या तो ये कर नहीं रहा है, लेकिन पहला वाला करेक्ट है। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, बिल्कुल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ही जारी किया जाता है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में तो नहीं है। ठीक है, इसने सीधा सीधा गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, सी होगा यहाँ पर। कथन सही है किंतु कारण सही नहीं है। ठीक है, मुख्यालय है उसका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सब पता होना चाहिए। पूछ लेता है वो, 3 तरह से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उस रिपोर्ट या सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, और प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान किस देश का है और किस संस्थान ने वो जारी किया है। मेनली ये 3 ही चीज़ें निकलती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का जो मुख्यालय है वो है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है एक वैश्विक थिंक टैंक है। भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 के अनुसार
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? स्वास्थ्य और सूचना प्रसंस्करण, ऊर्जा उत्पादन और भंडारण, डिजिटल पहुंच का विस्तार, और चौथा है रोबोटिक्स और संचालन। देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल पहुंच का विस्तार। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 में 2030 तक व्यवसायों के लिए एक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में डिजिटल पहुंच का विस्तार को उजागर किया गया। यह प्रवृत्ति यह सुनिश्चित करने की ओर इशारा करती है कि डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीक कम सेवा वाले आबादी और क्षेत्रों के लिए सुलभ हों। यह वैश्विक स्तर पर असमानताओं को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में डिजिटल समावेश की भूमिका पर जोर देती है। अगला जो क्वेश्चन है 56वां, ओसाका जापान में आयोजित एक्सपो 2025 का विषय क्या है? ये अप्रैल से अक्टूबर तक चल रहा है। जापान के ओसाका में आयोजित एक्सपो 2025 का विषय है हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज की डिज़ाइनिंग। ठीक है, जो फ्यूचर समाज होगा उसकी डिज़ाइनिंग मानव जीवन के लिए। सी है इसका आंसर। ओसाका जापान में एक्सपो 2025 के लिए विषय हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज की डिज़ाइनिंग है, जो वैश्विक चुनौतियों के लिए अभिनव समाधानों पर जोर देता है। देखिए, एक्सपो 2025 का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी इंडेक्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, उनका पता लगाना और स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना है। यह यूमेशिया द्वीप ओसाका जापान में 13 अप्रैल 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। नंबर 57, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स कैप्सूल में अपने मिशन के बाद मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटी। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? ठीक है, एक प्रश्न तो यह है, एक प्रश्न अभी एआरओ में पूछा था कि सुनीता विलियम्स बुच बिलमोर के साथ, अपने साथी बुच बिलमोर के साथ जो मार्च 2025 में धरती पर नीचे लौटी, पृथ्वी पर लौटी, तो स्पेस एक्स के उस कैप्सूल का नाम बता दीजिए, उस अंतरिक्ष यान का नाम बता दीजिए। उसका था ड्रैगन क्रू। ठीक है, ड्रैगन था। तो ये 608 दिन का समय बिताया इन्होंने अंतरिक्ष में, लगभग 2 साल। देखिए, भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपने मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए। उन्होंने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा था, लेकिन 2017 में पेगी विटसन ने उसे तोड़ दिया। स्पेस एक्स कैप्सूल पर उनका सबसे हालिया मिशन मार्च 2025 में समाप्त हुआ, जो पृथ्वी पर उनकी वापसी का प्रतीक है। सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच बिलमोर के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस आई थी। नवंबर 2024 में जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती किस रूप में मनाई गई थी? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ठीक है, बी है इसका आंसर। जनजातीय गौरव दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक सम्मानित नेता, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 को हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषण के खिलाफ जनजातीय समुदायों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। और वर्ष 2021 से, कब से? वर्ष 2021 से आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया था। नंबर 60 पर आ जाइए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर TFR क्या है? 2019 से 21 के आंकड़े हैं ये। क्या है वर्तमान में? ठीक है, और ये 5 तक, ये अभी तक 6 नहीं हुआ है, तो 5 तक का याद करना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है 2.0।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है 2.0 या 2.0, 2.0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि औसतन एक महिला अपने पूरे प्रजनन वर्षों में 2 बच्चों को जन्म दे रही है। यह प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है, जो जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक है। नंबर 61, किस संस्थान ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया है? यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जारी किया है किसने? विश्व आर्थिक मंच, जर्मन वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका आंसर है जर्मन वॉच, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025 जारी किया है। देखिएगा, अब आ जाइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 पर। भारत 10वें स्थान पर है। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, यानी कुल मिला के हो गए 64। 10वें स्थान पर है भारत या 8वें पर है? 10वें पर ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। 24 में था, 8वें पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो 63 देश हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन भी। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के विस्तार में प्रगति की है, लेकिन कोयले पर निर्भरता एक चुनौती बनी हुई है भारत की। नंबर 63, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में दिया गया? किस क्षेत्र में दिया गया? ये संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर शोध के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया? डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 है वो अर्थशास्त्री। क्यों दिया गया? संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया। तो किसको दिया गया, क्यों दिया गया, ये भी पूछ लेता है। नंबर 64, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 सबसे कम प्रभावित देश कौन सा है? ठीक है, में सबसे कम प्रभावित देश कौन सा है? पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश था, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार की जो रिपोर्ट आई है, टॉप 5 में भी उसका नाम नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है बुर्किना फासो, उसके बाद पाकिस्तान और तीसरा सीरिया है, और सबसे कम जो प्रभावित है वो है आइसलैंड है। बी है इसका आंसर। देखिए, आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश आइसलैंड लगातार कई वर्षों से आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देशों में शामिल है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश जो इस बार है वो है बुर्किना फासो, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा सीरिया, चौथा माली और पांचवा नाइजर। छठा या उसके बाद ही होगा अफगानिस्तान, जो शीर्ष पर रहता था। 65वां प्रश्न है, माइक्रो आरएनए यानी mRNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में उनके योगदान के लिए किन वैज्ञानिकों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह लीजिए या चिकित्सा कह लीजिए का नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? ये हैं गैरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोज। इन दोनों को ही मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024। क्यों मिला है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए पूछा गया था इस बार ये प्रश्न। वहाँ mRNA था, एक माइक्रो था एक मैसेंजर था, कई ने मैसेंजर लगाकर गलत किया है। ठीक है, सही उत्तर है माइक्रो आरएनए। और साथ ही याद रखिएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इन दोनों वैज्ञानिकों के योगदान के लिए। नाम है गैरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोज। ठीक है, फिजियोलॉजी मेडिसिन चिकित्सा कुछ भी लिखा जा आ सकता है। और ये 24 वाले पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नए वाले जो आएंगे 25 वाले, उनकी घोषणा अक्टूबर में होगी। अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो चुके होंगे सारे। देखिए, इन वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनके योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर 66, कभी कभी समाचारों में रहने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल या रेलवे ब्रिज कह लो, किस नदी पर बना है ये? विश्व का सबसे ऊंचा अभी तक ये बना है चिनाब पर। चिनाब या चिनाब, चिनाब रेलवे ब्रिज रियासी जिले में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर निर्माण, इसके डिज़ाइन की बात कर लें तो इसका जो निर्माण है वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा, और जो इसकी नींव है वो IISc बेंगलुरु द्वारा डिज़ाइन की गई। दो बातें तो ये हो गई। IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने क्या किया है? इन दोनों ने भूकंपीय विश्लेषण किया है इस ब्रिज का, ठीक है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने यह सुनिश्चित किया कि यह जो पुल है वो विस्फोट प्रतिरोधी है या नहीं। इतना याद रखिएगा। नंबर 67 है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 2 भागों में प्रदान किया गया। पुरस्कार का आधा भाग जो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया है, किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 3 वैज्ञानिकों को: डेविड बेकर, डेमिस हस्बेज, जॉन M जम्पर। लेकिन प्रश्न ये पूछा नहीं है, प्रश्न तो और टफ करके पूछा है। प्रश्न पूछा है कि 2 पार्ट में दिया गया है, यानी एक पार्ट किसी एक वैज्ञानिक को, बाकी का बचा हुआ पार्ट उन 2 वैज्ञानिकों को मिला। तो डेविड बेकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। इनको जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया, ठीक है। और बाकी के बचे हुए इन दोनों को दूसरा आधा भाग। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2024 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा भाग जो बचे हुए 2 रसायन विज्ञानी हैं उनको संयुक्त रूप से दिया गया। उनके नाम डेमिस हस्बेस और जॉन M जम्पर। प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया उनको, और कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए डेविड बेकर को। तो टफ से टफ एग्जामिनर सोचे तो ऐसे भी प्रश्न बना लें। 68वां प्रश्न है कि वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस देश का है? भारत का पूछ ले तो 130वां स्थान है, और शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड प्रथम, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा डेनमार्क, और इसी क्रम में है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक में रैंकिंग और मान देखें तो पहली रैंकिंग है आइसलैंड की, HDI मान कितना है इसका? 0.972। दूसरा है नॉर्वे, HDI मान कितना है? 0.970। तीसरा स्विट्जरलैंड, HDI मान समान है 0.970। चौथा डेनमार्क है 0.962। पाँचवा है जर्मनी, HDI मान है 0.959। तो पहला दूसरा तो याद ही रखिएगा, शुरू के 3 तो याद रखिएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ जाता है। 59वां प्रश्न है, भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 130वां स्थान प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट या सूचकांक में कुल कितने देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 163, 193, 183, 173। तो 193 देशों और क्षेत्रों में से भारत जो है वो 130वें स्थान पर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 और देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, यह जो रिपोर्ट आई इसका एक शीर्षक भी आया, वो शीर्षक क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, ये है इसका शीर्षक, ठीक है।
किसकी रिपोर्ट है ये? यूएनडीपी की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। अब आ जाइए 70वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, एक ही फ्रेम में डालना है इसको, आ तो नहीं रहा है, आ गया लगभग लगभग। क्या है? साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 की विजेता हान कांग, नाम भी खोल दिया है प्रश्न में, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? देखिए, हान कांग दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हैं। ये अपने द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। यहाँ पर भी दक्षिण कोरिया का नाम है और पहले स्टेटमेंट में भी दक्षिण कोरिया का नाम। ठीक है, तो दो नाम हो गए, तो या तो दोनों सही हो जाएंगे या दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब जो उत्तर निकलने की संभावना बी और डी में से रह गई। डी क्या है? हान कांग को यह पुरस्कार उनकी अचूक काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया, जो सादगीपूर्ण सौंदर्य के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। देखिए, हान कांग बिल्कुल दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हैं और पहली महिला हैं। ठीक है, पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं जिनको यह पुरस्कार मिला, ये ठीक है। 2016 में इनका एक उपन्यास था द वेजिटेरियन, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। तो ए बी सी सही हो गए, बचा डी जो गलत है। ठीक है, इसके लिए नहीं दिया गया इनको। क्यों दिया गया इनको? इनको दिया गया ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए। इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा जो 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। ये अपने द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, कम से कम 30 से 40 प्रश्न निकलेंगे इसमें, 30 प्रश्न तो निकलेंगे। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।